दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है ठोस अवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ नॉर्मल चीज़ें बता दूं जो आप जानते भी होंगे। देखिए, सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में जानते हैं कि पदार्थ होता क्या है, ठीक है। और गाइज आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आप अंत तक देखिए। मैं गारंटी लेता हूं कि जो भी आप पढ़ेंगे पढ़ते समय ही आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में जानते हैं, ठीक है। पदार्थ होता क्या है? तो देखिए, पदार्थ क्या है, आप देखिए, जैसे पृथ्वी पे जो भी वस्तु हो गई, सभी की सभी वस्तुएं पदार्थ है। पदार्थ की कोई ऑफिशियल परिभाषा नहीं मिलती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि पदार्थ वह निकाय है या पदार्थ वह वस्तु है जिसमें आयतन तथा द्रव्यमान हो, ठीक है। यही पदार्थ की डिफिनीशन हो सकती है, ठीक। अब पदार्थ की आप जानते हैं कि तीन अवस्थाएं होती है कि कौन कौन होती है? ठोस, द्रव, गैस, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट जो होती है ठोस, जो सेकेंड होती है वो होती है द्रव, ठीक है। और जो थर्ड होती है वो होती है गैस। पदार्थ की ये तीन अवस्थाएं होती है, ठीक। अब चलिए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। आई होप आप इसके बारे में जानते भी होंगे, ठीक है। देखिए, ठोस क्या होता है? ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार, आकृति और आयतन तीनों निश्चित होता है, ठीक है। जो इसका आकार होता है और इसकी जो आकृति होती है और इसका जो आयतन होता है, ठीक है दोस्तों, आयतन, ये तीनों चीज़ें इसमें निश्चित होती है, ठीक है, ठोस में। तो ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार, आकृति तथा आयतन निश्चित होता है। देखिए, आकार कहने का मतलब साइज से है और आकृति कहने से मतलब शेप से है। मतलब आकार मतलब छोटा या बड़ा और शेप मतलब कि गोल है या चपटा है, ठीक है, वो आकृति हो गई। तो आकार आकृति में भी दोनों ये दोनों में आपको फर्क या अंतर मालूम चल गया, क्योंकि इसमें थोड़े नहीं, काफ़ी सारे लड़के कन्फ्यूज होते हैं कि आकार क्या है, आकृति क्या है। दोनों एक ही है लेकिन दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार, आकृति और आयतन निश्चित होता है। और सेम वही द्रव में है, ठीक है। द्रव में क्या होता है कि इसमें देखिए, न तो आकार निश्चित होता है और न ही आकृति निश्चित होती है, इसमें केवल आयतन निश्चित होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका न तो आकार और न ही आकृति निश्चित हो, केवल आयतन निश्चित हो, ठीक है, द्रव कहलाता है। उसी प्रकार गैस हो गया, गैस में ये तीनों में से कोई भी निश्चित नहीं होती है, ठीक है। और देखिए, जो ठोस के अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण यानी अणु, परमाणु, आयन काफ़ी पास पास होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये ठोस है, ठीक है, ये एक ठोस पदार्थ है। तो जो इसमें अंदर कण होते हैं, ठीक है, अणु, परमाणु, आयन जो भी हो गए, वो काफ़ी पास पास होते हैं। अब पास पास होने के कारण दो कणों के बीच काफ़ी मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, यानी इनके बीच जो अंतरा आणविक बल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ठोसों में अंतरा आणविक बल काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अवयवी कण काफ़ी पास पास होते हैं, ठीक है। और इसकी अपेक्षा द्रव में थोड़ा कम होता है, ठीक है। ठोस की अपेक्षा द्रव में थोड़ा अंतरा आणविक बल कम होता है, ठीक है, क्योंकि द्रव में इसकी अपेक्षा जो अवयवी कण हो गए थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसी प्रकार गैस में जो अंतरा आणविक बल होता है इन दोनों की अपेक्षा काफ़ी कम होता है, क्योंकि इसमें जो इसके यानी गैस में जो अंतरा आणविक बल होता है काफ़ी कम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो अवयवी कण होते हैं यानी अणु, परमाणु, आयन वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है कि अंतरा आणविक बल काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो आप अंतरा आणविक बल भी समझ गए कि ठोस में सबसे अधिक, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होता है। और क्यों होता है? वो अवयवी कणों की व्यवस्था के कारण होता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, हम लोग का जो लेसन का नाम है ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था की थोड़ी मैं आपको डिफिनीशन क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसी की डिफिनीशन क्लियर करने के लिए इतनी चीज़ आपको बताई, ठीक है। ठोस अवस्था ये आप लोग के लेसन का नाम है। तो देखिए, ठोस अवस्था यानी ठोस से ही मतलब है। देखिए, ठोस अवस्था, इस लेसन में हमें पूरा का पूरा ठोस अवस्था के ही बारे में पढ़ना है कि ठोस और ठोस क्या होते हैं, ठोस के प्रकार, ठीक है, और ठोस में उत्पन्न होने वाले दोष, इन्हीं सब के बारे में हमें पढ़ना है इस लेसन में पूरा का पूरा, ठीक है। तो देखिए, ठोस अवस्था, तो देखिए ठोस अवस्था क्या होती है। देखिए, हमने नॉर्मली आप ठोस का जैसे डिफिनीशन देखा, ठीक है, आपने ठोस का डिफिनीशन ये देखा कि वे पदार्थ जिनका आकार, आयतन तथा आकृति निश्चित होती है ठोस पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। तो सेम उसमें थोड़ा सा आप जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे कि वे पदार्थ जिनका आकार, आयतन तथा आकृति निश्चित होती है ठोस पदार्थ कहलाते हैं, तथा पदार्थ के इस अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप जोड़ देंगे कि तथा पदार्थ के इस अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं और डिफिनीशन इसे क्लियर कर दूं कि वे पदार्थ जिनका आकार, आयतन तथा आकृति निश्चित होती है
ठोस पदार्थ कहलाते हैं तथा पदार्थ के इस अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी डिफिनीशन में लिख नहीं रहा हूँ, आप हमारा हैंड रिटेन नोट्स ले लेना, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर लीजिएगा, बाद में आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको सभी सब्जेक्ट का, जी हाँ गाइज, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारे सब्जेक्ट का आपको हैंड रिटेन नोट्स एकदम काफ़ी अच्छे क्वालिटी में, बेस्ट क्वालिटी में मिल जाएगा। वैसा नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ी ठोस जो ठोस होता है उसके प्रकार पे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ज्यामिति के आधार पे ठोसों के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने ठोस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। फर्स्ट होता है क्रिस्टलीय ठोस, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, एनसीईआरटी के मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हो गया आप लोग का क्रिस्टलीय ठोस। क्या हो गया? फर्स्ट क्रिस्टलीय ठोस। और जो सेकंड है, ये तो हम लोग का फर्स्ट है, और जो सेकंड है उसका नाम है अक्रिस्टलीय ठोस। ये ठोसों के दो प्रकार हो गए, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हम लोग का क्रिस्टलीय ठोस और ये हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस के दो प्रकार हो गए। अब चलिए हम क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस की थोड़ी डिफिनीशन देख लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। ठीक है, देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें एक निश्चित ज्यामितीय संरचना पाई जाती है। ठीक है, क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें एक निश्चित ज्यामितीय संरचना पाई जाती है। और अक्रिस्टलीय ठोस की आप डिफिनीशन क्या देंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें एक निश्चित या जिनमें निश्चित संरचना नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब ये निश्चित ज्यामितीय संरचना और निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं पाई जाती, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ निश्चित ज्यामितीय संरचना समझ में नहीं आ रही होगी, तो चलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए जैसा कि क्रिस्टलीय ठोस का डिफिनीशन है, परिभाषा है कि क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें एक निश्चित ज्यामितीय संरचना पाई जाती है। एक निश्चित ज्यामितीय संरचना, इसका मतलब क्या है? तो देखिए मैं आपको एक उदाहरण लेता हूँ। लाइक जैसे आप दीवार ले लीजिए, दीवार बनती है तो मान लीजिए ये ईंट हो गया, इस तरह ईंट को पहले नीचे, फिर उसके ऊपर एक निश्चित क्रम में, इस तरह एक निश्चित क्रम में इसको बैठाया जाता है। ठीक है, एक निश्चित क्रम में इस तरह मतलब इसको रखकर एक दीवार तैयार की जाती है, ऐसा होता है। तो इसी को हम बोलते हैं एक निश्चित ज्यामितीय संरचना, मतलब एक निश्चित क्रम में। ठीक है, एक निश्चित व्यवस्था में। ठीक है, तो जो जितने भी क्रिस्टलीय ठोस है उनमें एक निश्चित व्यवस्था होती है। तो आप लोग आई होप निश्चित ज्यामितीय संरचना का मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, और वहीं जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है, और चूंकि मैंने यहाँ ईंट मतलब ईंट का उदाहरण लिया। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस में आपके अणु परमाणु आयन एक निश्चित व्यवस्था में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें तो ईंट नहीं ना होगा। ठीक, तो चलिए वहीं सेम यहाँ अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि इसके अवयवी कण एक निश्चित मतलब ज्यामितीय संरचना में नहीं होते, यानी इधर के उधर अंड का शंड इधर उधर कहीं का कहीं होते हैं। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें कोई निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती है। तो आई होप क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर आपको, या अंतर बोलूँ तो यहाँ डिफिनीशन एकदम इसका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए कभी कभी आपको क्रिस्टलीय ठोस की ये भी डिफिनीशन मिल जाएगी कि क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें दीर्घ परासीय व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, खासकर आपको क्वेश्चन बैंक में ये पढ़ने को मिलेगा कि क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें दीर्घ परासीय व्यवस्था पाई जाती है। देखिए क्या कहा जा रहा है, दीर्घ परासीय व्यवस्था, इसको मैं लिखता हूँ, इस पर जोर देता हूँ क्योंकि सब लोग इसको नहीं बताएंगे। दीर्घ परासीय, परासी केवल लिखा जाता है। ठीक है, वही परासी या परासी व्यवस्था। ठीक है, और सेम यहाँ लघु, यहाँ लघु। ठीक है, लघु परासीय व्यवस्था, यानी क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें दीर्घ परासीय व्यवस्था पाई जाती है। इस तरह से भी डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस में अक्रिस्टलीय वे ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें लघु परासीय व्यवस्था पाई जाती है। अब देखिए दीर्घ परासीय व्यवस्था का मैं थोड़ा इसको मतलब आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए दीर्घ परासीय व्यवस्था का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है। देखिए लाइक आपने देखिए यहाँ एक दीवार बनाई, मतलब ये ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर, यानी एक निश्चित क्रम में रखने पर एक लंबी, मतलब चाहे तो आप काफ़ी लंबा दीवार बना सकते हैं। ठीक है, और वहीं अक्रिस्टलीय ठोस में अगर चाहे कि इधर उधर मतलब ईंट रखकर, इधर उधर ईंट रखकर दीवार लंबा बनाए तो नहीं बनेगा, ढह जाएगी दीवार। इसका मतलब कि इसमें हम लोग का लंबी दीवार जा सकती है, तो इसीलिए इसको दीर्घ परासीय व्यवस्था कहा गया है कि क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासीय व्यवस्था होता है। और इसमें क्या होता है कि लघु परासीय व्यवस्था होता है, छोटा ही होता है, इसमें बड़ा नहीं हो सकता। तो दीर्घ परासीय व्यवस्था और लघु परासीय व्यवस्था कहने का यही मतलब है। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये सब
ये काफ़ी लोग डिफाइंड इसको नहीं करते कि दीर्घ परासी व्यवस्था का मतलब क्या है, केवल बता देते हैं कि इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था होता है। ठीक है, तो आई होप अब अगर आपको कोई पूछे कि दीर्घ परासी व्यवस्था और लघु परासी व्यवस्था का मतलब क्या है तो आप अच्छे से बता देंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे, देखिए क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की डिफिनीशन हो गई। क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस की डिफिनीशन आप दो प्रकार से दे सकते हो जो आपको आसान लगे कि देखिए क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें निश्चित ज्यामितीय संरचना पाई जाती है। ठीक है, और आगे ये भी जोड़ सकते हो कि इनमें अवयवीकरण अणु परमाणु आयन होते हैं, या इस तरह से भी इसकी डिफिनीशन देख सकते हो कि क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। सेम यहाँ भी अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं पाई जाती। या एक और प्रकार से आप लोग इसकी डिफिनीशन दे सकते हो कि अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, क्योंकि आपको क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस की डिफिनीशन मैंने बता दी। अब चलिए थोड़ा इनमें हम अंतर देख लेते हैं। अंतर देखिए, हम गुण के आधार पर देखेंगे तो हम 3 खाने बना लेते हैं। इधर सबसे पहले मैं गुड़ बना लेता हूँ, गुड़, और इधर क्रिस्टलीय ठोस, ये रहा हम लोग का क्रिस्टलीय ठोस का खाना। ठीक है, चलिए इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। और इधर ये हम लोग का रहा अक्रिस्टलीय। ठीक है, ये हम लोग का अक्रिस्टलीय ठोस। ये हमने 3 खाने बना लिया। अब चलिए इसको थोड़ा गुण के आधार पे डिफाइन करते हैं। लाइक सबसे पहला हम गुण आकार लेते हैं। अगर हम पहला गुण आकार लेते हैं, यानी हमें आकार के आधार पे इन दोनों में अंतर बताना है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में। ठीक है, तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस का जो आकार होता है निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, जैसा हमने डिफिनीशन में भी पढ़ा कि इनमें एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है। तो यानी इनका एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है और इनका कोई भी निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता, यानी ये असमान आकृति के होते हैं। तो आई होप आप लोग दोनों लिख लोगे। ठीक है, आप नोट्स हमारा ले लीजिएगा। ठीक है, उसमें मैं काफ़ी अच्छे से एकदम लिखा हुआ हूँ, आप उससे याद कर सकते हैं। जो भी मैं बता रहा हूँ सब कुछ अपने नोट्स में काफ़ी अच्छे से लिखा हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ऊपर आपको नंबर दिया हुआ था 8542 वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या कॉलिंग नंबर भी है, कॉल भी कर सकते हैं आप और जानकारी ले सकते हैं। उसमें आपको सैंपल भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो आकार के आधार पर क्लियर हो गया। आकार यहाँ लिखेंगे, उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस में लिखेंगे कि इनका एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। उदाहरण के तौर पे आप सोडियम ले सकते हैं। सोडियम का एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, हर Na के चारों तरफ Cl, हर Cl के चारों तरफ Na होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस में ये असमान आकृति के होते हैं, जैसे में आप रबड़ लिख सकते हो। आप याद रखना, रबड़ अक्रिस्टलीय ठोस का एक काफ़ी अच्छा उदाहरण है और क्रिस्टलीय ठोस का NaCl यानी सोडियम क्लोराइड एक काफ़ी अच्छा उदाहरण है। ठीक है, ये तो हम लोग का फर्स्ट हो गया। चलिए अब सेकंड हम लेते हैं। सेकंड हम अंतर लेते हैं। ठीक है, सेकंड हम अंतर लेते हैं किसके आधार पे? सेकंड हम अंतर लेंगे आप लोग का गलनांक के आधार पे। आप लोगों ने गलनांक का नाम सुना होगा। ठीक है, गलनांक क्वथनांक तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो। तो गलनांक देखिए, गलनांक के आधार पे हम अगर लेते हैं अंतर, तो देखिए ये क्या होता है कि इनमें क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि ये एक निश्चित तापमान पर पिघलते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस का एक निश्चित गलनांक होता है। ठीक है, ये एक निश्चित तापमान पे क्या होता है कि पिघलते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित तापमान पे पिघलते हैं। ठीक है, और यहाँ आप अक्रिस्टलीय ठोस में क्या लिखोगे कि ये ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। ठीक है, यानी इसका कोई गलनांक निश्चित नहीं होता है, परास होता है कि मान लीजिए 120 से 130 के अंदर ये मतलब ये पदार्थ धीरे धीरे नरम पड़ेगा, धीरे धीरे गलेगा। और ये भी निश्चित नहीं होता है कि 120 से 130 के ही बीच, ये भी निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो ये लिख दोगे। तो आप गलनांक में लिखोगे क्रिस्टलीय ठोस में कि ये एक निश्चित तापमान पर पिघलते हैं, और इसमें लिख दोगे कि ये ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गलनांक के आधार पर दोनों में अंतर क्लियर हो गया। फिर से मैं आपको एक बार कह रहा हूँ कि आप हमारा नोट्स ले लीजिएगा, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से इसको सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं लिख एक एक चीज़ें बताऊँ तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी। ठीक है, तो चलिए अब थर्ड अंतर देख लेते हैं। थर्ड अंतर हम देखेंगे, आप लोग का जो थर्ड अंतर है वो देख लेते हैं विदलन गुण के आधार पे। विदलन, आप लोग विदलन का नाम सुन रहे होंगे तो कुछ पता नहीं चल रहा होगा कि विदलन मीन्स क्या होता है। तो मैंने इसको अपने नोट्स में काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है विदलन, और यहाँ क्वेश्चन में कर करके क्या इसका मतलब है। तो देखिए विदलन मतलब काटने का गुण। ठीक है, विदलन मीन्स काटने का गुण।
ठीक है। तो उसी के आधार पर हम यहाँ इसका मतलब इसमें अंतर देखेंगे। देखिए क्या होता है कि तेज धार वाले औजार से काटने पर यह दो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। कौन? क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है कि तेज धार वाले किसी भी हथियार से काटने पर दो भागों में विभक्त हो जाता है और जो नई सतह प्राप्त होती है, मान लीजिए यहाँ से इसको हम कोई भी चीज़ उसको काटेंगे तो दो अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा और जो नई कटी हुई सतह प्राप्त होगी वो चिकनी एवं सपाट होगी। ठीक है, चिकनी होगी एकदम। लेकिन सेम यहाँ ये नहीं होता है। अगर हम इसको काटते हैं तो जो नई सतह प्राप्त होती है वो खुरदुरी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतर है क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में। जैसे आप इसमें NaCl सोडियम का उदाहरण आप जानते हो कि क्रिस्टलीय ठोस में सोडियम सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर आप सोडियम को काटते हो तो देखिएगा उसका सतह एकदम प्लेन, एकदम सपाट रहेगा। और अक्रिस्टलीय ठोस में जैसा कि मैंने रबड़ बताया, आप रबड़ को काटेंगे तो देखिएगा उसका सतह जो होता है कटा हुआ एकदम उबड़ खाबड़। जैसे आप लोग जो रबड़ वो मतलब पेंसिल से लिखते हो उसको मेटकाने में यूज करते हो, ठीक है, उसी रबड़ को आप पत्ती मतलब पत्ती या किसी ब्लेड या तो जो भी चीज़ें हो गई काटने की चीज़ उससे काट कर देखिएगा उसका जो सतह होगा ना प्लेन नहीं होगा, खुरदुरा टाइप का होगा। तो ये अंतर हो गया विदलन गुण के आधार पे। ठीक है, विदलन यानी काटने का गुण के आधार पे। चलिए अब अगला हम अंतर देख लेते हैं। अगला हम लोग का गलन एंथैल्पी। आप गलन एंथैल्पी का नाम सुने होंगे। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ गलन एंथैल्पी। रुकिए इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ओके, चौथा अंतर हम देखते हैं गलन एंथैल्पी के आधार पे। गलन एंथैल्पी, देखिए गलन एंथैल्पी का मतलब क्या है, इसका भी एक निश्चित ताप ही है सेम गलनांक की तरह, लेकिन इसमें एक परास होता है। ठीक है, एक ताप का एक परास होता है कि 120 से 130। ठीक है, एक निश्चित परास होता है। तो देखिए जो इनकी क्रिस्टलीय ठोस की जो गलन एंथैल्पी होती है वो निश्चित होती है। निश्चित कहने का क्या मतलब कि मान लीजिए लोहा है, ठीक है, लोहा है तो लोहा हम जानते हैं, जानता नहीं हूँ, लाइक ले लेता हूँ, मान लेता हूँ कि यह 1200 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पिघलेगा। तो ये जो ये गलन एंथैल्पी है इसकी निश्चित है, यानी 1200 से 1500 डिग्री के बीच ये पिघल जाएगा लोहा। तो यही हो गया गलन एंथैल्पी, मतलब एक परास, तापमान का एक परास। तो आप लोग वही लिखोगे क्रिस्टलीय ठोस में कि क्रिस्टलीय ठोस की गलन एंथैल्पी निश्चित होती है और इसकी क्रिस्टलीय ठोस की जो गलन एंथैल्पी होती है वो निश्चित नहीं होती। क्योंकि देखिए इसमें लाइक रबड़ को आप जलाओगे तो रबड़ का कोई ठीक नहीं कि कितने तापमान पे गलेगा, कितना हम इसको अधिक टेम्परेचर देंगे तो गलेगा, ये कोई मतलब निश्चित तापमान रेंज नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे। ये यहाँ पे ये जो अक्रिस्टलीय ठोस होगा कभी रेंज में पिघल भी जाएगा, कभी आगे भी बढ़ जाएगा। लाइक जैसे आप लोग रबड़ या टायर सबसे अच्छा उदाहरण है। टायर आप देखते हो कि उसको हम मतलब जलाते हैं तो कभी इधर धर लेता है तो इधर नहीं धरा रहता है, इधर जलता है तो इधर नहीं जलता है। आप लोग बातों को मेरी समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आप गलन एंथैल्पी है इसमें लिख दोगे गलन एंथैल्पी में कि क्रिस्टलीय ठोस की गलन एंथैल्पी निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोस की गलन एंथैल्पी निश्चित नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला अंतर देखते हैं। अगला अंतर हम लोग देखते हैं चौथे के बाद पांचवा अंतर। पांचवा अंतर दोस्तों हम देखेंगे आप लोगों का, पांचवा अंतर जो है प्रकृति के आधार पे देख लेते हैं। क्या है पांचवा अंतर, हम देख लेते हैं प्रकृति के आधार पे। जो पांचवा इसमें अंतर है वो प्रकृति के आधार पे देख लेते हैं। देखिए जो इधर ये गुण हो गया हम लोग का और ये हो गया हम लोग का ये क्रिस्टलीय ठोस और ये हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, देखिए प्रकृति के आधार पर प्रकृति, तो देखिए प्रकृति जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो वास्तविक ठोस होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस को ही वास्तविक ठोस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको आभासी या अति शीतित द्रव कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ प्रकृति में आप लोग लिख दोगे, उसके बाद लिख दोगे कि क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं और इधर आप लोग लिख दोगे अक्रिस्टलीय ठोस में कि अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव कहलाते हैं या होते हैं। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। अगला अंतर हम देखेंगे, ये हम लोग का पांचवा हो गया और ये छवा हम अंतर देख लेते हैं। छवा अंतर हम देखेंगे अवयवी कणों की व्यवस्था। ठीक है, क्या लिखेंगे, अवयवी कणों की व्यवस्था। ठीक है, देखिए अवयवी कणों की व्यवस्था, तो हमने जैसे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा में ही देखा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें दीर्घ परासीय व्यवस्था होती है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि इनमें दीर्घ परासीय व्यवस्था होती है और इसमें लघु परासीय व्यवस्था होती है।
ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासीय व्यवस्था होती है और अक्रिस्टलीय ठोस में लघु परासीय व्यवस्था होती है। ये आप लोग लिख दोगे तो इसमें फिर अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पे अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 6 ठे अंतर है। और एक अंतर आप लोगों में है बुक में आप लोग दैशिकता पे, ठीक है, दैशिकता इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको। आप पाँच केवल याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं काफ़ी सारा 7 थे बता दिया, लेकिन आप 5 याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए दैशिकता क्या होती है, देखिए ये क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं, ठीक है, और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। अब विषम दैशिक ये क्या होता है, ये होता है विषम दैशिक और ये होता है समदैशिक। समदैशिक और विषम दैशिक, दैशिक मीन्स दिशा यानी समान, ठीक है। यानी देखिए विषम दैशिक और समदैशिक कहने का मतलब देखिए लाइक मैं NaCl का स्ट्रक्चर अगर आपको समझाऊं, ठीक है, लाइक देखिए चलिए NaCl का अगर स्ट्रक्चर मैं आपको समझाता हूं तो काफ़ी लेट होगा। देखिए आप लोग केवल याद रख लीजिएगा कि दैशिकता के आधार पे, ठीक है, कि क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय समदैशिक होते हैं। देखिए विषम दैशिक का एक उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक देखिए क्या होता है कि देखिए इसमें एक निश्चित क्रम में जो क्या होता है, देखिए लाइक में देखिए ये कोई स्कूल है, इसमें ये लाइन है, मान लीजिए 9 की है, ये 10 की है, ये 11 की है और ये 12 की है मान ली। तो अगर हम आगे से कोई व्यक्ति देखता है इसमें, ठीक है, या इधर से भी देखता है तो वो पहचान जाए कि ये 12 की है, ये 11 की, ये 10 की, ये 9 की लाइन है, रो है, ठीक है। लेकिन अगर यही सारे लड़के अगर भीड़ में इधर उधर हो तो उसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, कि कौन कहाँ का है। तो वही कह रहा है कि ये विषम दैशिक होते हैं और ये समदैशिक, यानी ये इधर हम लोग का इधर अगर इधर उधर भीड़ में हो जाए, ठीक है, तो ये समदैशिक हो गया, ठीक है। और ये विषम दैशिक यानी कहीं से भी देखें तो हमें पहचान में आ जाए कि ये 11 का है, ये 10 का है, यानी विषम अलग अलग हो गए, अलग अलग हमने डिफाइंड यहाँ पे कर दिया। यानी क्रिस्टलीय ठोस में हम क्या होता है कि इसके अवयवी कण क्या होते हैं, विषम दैशिक रूप में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। और इसमें समदैशिक रूप में हमने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की डिफिनीशन बताई, तो उसमें भी इसको अच्छे से क्लियर किया। तो वही है, तो आप लोग केवल यही याद रखिएगा दैशिकता के आधार पर कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं विषम दैशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। समदैशिक प्रकृति ये प्रदर्शित करते हैं और ये विषम दैशिक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं थोड़ी वीडियो की आप लोग को हिंट दे देता हूँ। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, देखिए अगली वीडियो में हमने इसमें क्रिस्टलीय ठोस पढ़ा, अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ा, इसकी डिफिनीशन पढ़ा, ठीक है, और इसके बाद इसका हमने अंतर देखा इसमें दोनों में। आगे हम देखिए अक्रिस्टलीय ठोस को अब यहीं तक सीमित रह जाएगा, ये इसको छोड़ देंगे। आगे हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए आगे हम क्रिस्टलीय ठोस की डिफिनीशन जो होती है, आप लोग इसका डिफिनीशन देख लिए और इसको पढ़ोगे कि क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार होते हैं,